सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास आर्यंत का अनसोल्ड पेपर है और इस अनसोल्ड को काफ़ी बच्चे अवतार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें 2023 और 60 नंबर 2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट करके बता देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हैं आप। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर x और y का मान निकालना है, तो इसको विलोपन से हल कर दीजिए। x का और x और y का मान आराम से निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, तो बहुत ईजी है, तो आपने कर ही लिया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी है। ठीक, तो पहले चलो इसको भी मैं करा दे रहा हूँ, इसको भी कराएंगे, इसको भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझिए कैसे करना है इसको। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर है हमारा 4। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो विलोपन से हल कर दीजिए, बाई से बाई काटिए तो हो जाएगा 2x बराबर, ये बन जाएगा 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर 7। तो x बराबर 7 निकला। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, तो 1 में रखने पर तो x बराबर 7 निकला, तो 7 आपको यहाँ पे लगा देना है। तो 7 प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 10 और 7 को उधर भेजिए तो वाई बराबर निकलेगा 10 माइनस 7, तो वाई बराबर 3। तो देखिए ये वाले मान कहाँ पर, उसी पे टिक लगा लीजिए। x बराबर 7, वाई बराबर 3, x बराबर 7 और वाई बराबर 3। तो इसका विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है 5,9 बाई अक्ष से दूरी है। तो देखो बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी बराबर x। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी बराबर x और x का मान कितना 5 है। यहाँ पर लिख दो मात्रक। मात्रक का अर्थ है सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से दूरी बराबर बाई लिखना और बाई का मान कितना 9 है, तो इसका आंसर 9 आ जाता। ठीक है, 9 मात्रक। लेकिन हमसे पूछा है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी बराबर x और x का मान 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मात्रक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 7 है, इसको देखिएगा। देखिए बेटा, जहाँ पर जो स्टार बना हुआ उसको हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि वह प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ यदि संख्याओं 7, 8, x 11, 14 का समांतर माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है हमारा समांतर माध्य, यानी माध्य। माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की, ये सूत्र होता है हमारा। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे पद कौन कौन से हैं, 7 प्लस 8 प्लस x और प्लस 11 और प्लस 14 और बटा ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा देंगे। अब माध्य कितना x है, तो यहाँ पे x लगा दीजिए इस प्रकार। अब इसको हल करिए तो देखो इस 5 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर। अब इन सबको जोड़िए तो ये बन जाएगा हमारा 25 और ये 15, ये 25 15 40, तो 40 प्लस x और इस x को ले आइए इधर तो हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 40। अब 5x में से x घटा दीजिए तो 4x और 4x बराबर 40, तो 4 एकम 4, 4 धाम 40, तो x बराबर हमारा 10 निकल के आ जाएगा। तो 10 कहाँ पर है उसी पर टिक लगा लीजिए आप। तो इसका विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा यदि द्विघात समीकरण a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें c का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा इसको भी।
तो प्रश्न नंबर 8 लिख लीजिए। तो जब प्यारे बच्चों बी का यानी जब मूल क्या कह रहा है, हाँ मूल समान है, जब मूल समान होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपको 0 लगाना पड़ेगा। जब मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे आप। बी को उधर भेजिए तो माइनस 4ac बराबर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, सी का मान निकालना तो 4a का भाग लगा दीजिए तो सी बराबर बी स्क्वायर बटा 4a निकल के आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, बी स्क्वायर बटा 4a, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है तो इसमें हमें क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। ठीक है, चलिए इसमें थेल्स पर में हमारी लगेगी। इसको हल कैसे करते हैं देखिएगा। तो पहले इसका हम बना ले त्रिभुज, तो इतने में हो जाएगा हमारा काम। और प्रश्न नंबर है ये 9। तो प्यारे बच्चों एक बनाना हमें त्रिभुज, ठीक है इस प्रकार। तो यहाँ पे है नाम ए, ये है बी और ये है सी, यहाँ पे है डी और ये है हमारा ई। तो ये वाली दूरी बेटा x है और ये वाली दूरी है हमारी 3x + 4 और ये वाली दूरी है x + 3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी हमारी सेंटीमीटर में है। और ये वाली दूरी है हमारी 3x + 19। तो प्यारे बच्चों इस त्रिभुज में यहाँ पे त्रिभुज ABC में ये वाली भुजा इसके समांतर प्रश्न में दे रखी है। ठीक है, DE समांतर VC। जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर थेल्सफेर में लगाते हैं। थेल्सफेर में कैसे लगाते हैं, AD बटा DB, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इस प्रकार। तो मान लगा दीजिए AD का मान है x + 3 और DB का मान है 3x + 19 बराबर AE का मान है x और EC का मान है हमारा 3x + 4। अब यहाँ पे इसको हल करिए ज़रा, देखो। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करिए, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3x² प्लस, और x का 3 में करेंगे तो बन जाएगा 19x बराबर। और अब यहाँ पर गुणा होगा, इस x का गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा 3x²। फिर इस x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x। अभी तो मैंने x का गुणा किया, अब 3 का करेंगे, 3 का इस 3x में करेंगे तो बन जाएगा 9x। इस 3 का 4 में करेंगे तो प्लस का 12 बन जाएगा। अब देखो 3x² से 3x² कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 19x है, ये 19x बराबर। अब प्यारे बच्चों ये दोनों जुड़ जाएंगे, 13x हो जाएगा और प्लस का 12। इस 13x को उधर ले आइए तो 19x माइनस का 13x बराबर हो जाएगा 12। अब 19 में से 13 जाएंगे तो बचेगा 6x और बराबर 12। तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों यही प्रश्न का आंसर आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 10 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 10 है हमारा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये बताना है। ठीक, पहले 1 से लेकर 10 तक हमें सम संख्याएं लिखनी है, 2, 4, 6, 8 और ये 10। इनका हमें माध्य ज्ञात करना। माध्य समांतर माध्य एक ही बात है, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस 10 और बटा ये कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबका जोड़ आएगा 30 और 30 बटा 5, तो 5 एकन 5, 5 छक्का 30 है। तो कितना निकलेगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 6। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या वो देख लीजिए, माध्य बराबर, देखो माध्य बराबर जब संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, संख्याओं के बीच में प्रत्येक स्थान पर समान अंतर हो, तो पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2 हमेशा रहेगा, तो ये हो जाएगा 12 बटा 2, 2 एकन 2, 2 छंग 12, तो इसका आंसर 6 निकल के आएगा। इस प्रकार अब भी ऐसे कर सकते हैं आप। जब संख्याओं के बीच में समान अंतर हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 लगा दो, तब भी आंसर निकल के आ जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 100 यानी 11 नंबर है। तो 11 नंबर में क्या बताना हमें,
11 नंबर है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्याओं का आपस में गुणा करिए, संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद जो 156 आ जाए तो वही हमारा विकल्प सी हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प सी हो जाएगा हमारा। देखो ये हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 बन गया हमारा, कितना, ये बेटा बन गया 4 और 4 4 तो ये 12 और 12 गुणा 13 में करेंगे तो 156 निकल के आ जाएगा हमारा। तो इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 12, इसको देखिएगा। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक, देखो प्यारे बच्चों ये हमारा माध्य है और ये वाला बहुलक है, तो इसका माध्य कितना होगा ये बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 12 लिख लो यहाँ पर। तो एक सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, इसमें मान लगा दीजिए। तो 3 गुणा माध्य, माध्य को माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है, बहुलक, अब इसका बहुलक कितना 12 है प्लस 2 गुणा माध्य कितना है हमारा 24 है। अब इसको हल करिएगा तो 12 प्लस 12 24 दूनी 48 हो जाएगा हमारा, 24 दूनी 48। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख लो 3 गुणा माध्यक बराबर, जब इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 60, 60 ही बनेगा। 8 2 10, 4 5 1 6 और 3 से कर दो इसका कतल, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो इसका माध्य बराबर निकलेगा, यानी माध्यक बराबर निकलेगा 20। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया। तो कौन सा विकल्प पर टिक लगा लो जल्दी से। तो इसका विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है हमारा cos a बराबर 7/25। तो इसका मान निकालें, और ये तो आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, चलो फिर भी बता दें इसको कैसे करना है, क्योंकि हमारा जो, तो यहाँ पे लिखना है cos a बराबर 7/25। तो प्यारे बच्चों cos होता है हमारा आधार बटा कर्ण, क्या लिखना है हमें यहाँ पर, आधार बटा कर्ण। तो आधार 7 हो गया और कर्ण हमारा 25 हो गया। तो इसमें हमें निकालना है लंब। तो हमारा सूत्र होता है कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा 25 का वर्ग, आधार 7 का वर्ग और लंब हमें पता नहीं है, इस प्रकार। तो ये तो बन जाएगा 625, ये 49 हो जाएगा। तो ये माइनस का 49 बराबर लंब का वर्ग। जब इसमें से घटाएंगे तो एल का वर्ग बराबर 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे रह गया 11 और 11 में से 4 गया 7, तो ये रह गया 5। ये प्यारे बच्चों 24 का वर्ग होता है हमारा। तो एल स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग, घात से घात काट दीजिए तो एल बराबर 24 निकला हमारा, इस प्रकार। और जो हमें मान ज्ञात करना है उसको देख लीजिए। तो हमें जो मान ज्ञात करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ चला गया यार, tan a और प्लस cot a का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों tan होता है हमारा लंब बटा आधार और cot होता है आधार बटा लंब। तो ये वाले मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो देखो लंब कितना है, लंब हमारा है 24, तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए। और आधार कितना 7 है, तो यहाँ पे 7 लगा दीजिए प्लस, फिर आधार कितना है यहाँ पर, आधार 7 है, 7 लगा दीजिए। और लंब कितना 24, तो यहाँ पे 24 लगा दीजिए। अब इसको हल करिएगा तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 24 का गुणा 24 में करेंगे तो 576 और प्लस 7 7 49 बटा 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 6 15 की 5, 9 6 15 की 5 हासिल लगी 1, 7 4 11 और 1 12 हासिल 1, और ये बन जाएगा 5 और 1 6, 625 बटा 168। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर है, 625 बटा 168। तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 17, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके आपको गुणनखंड काट देना है। ठीक है, चलिए समझिए इसको कैसे करना है। हमें लिख लेना है प्रश्न नंबर 17 और 16 कहाँ चला गया, हाँ 16 सिलेबस में है नहीं। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 10 के ऐसे गुणनखंड करो, इस 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 3 मिले। तो 5 दूनी 10, इन दोनों घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 5 माइनस 2 और माइनस का 10 बराबर 0। तो
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और बराबर 0। तो ये x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 5, पहले x माइनस 5 बराबर 0 लिख लो, x माइनस 5 बराबर 0, 5 को उधर भेजो तो x बराबर 5। इसको x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो प्यारे बच्चों यही इसका आंसर आ गया, 5 कामा -2। ये कहाँ पे टिक लगा दो जल्दी से भैया, 5 कामा -2। देखिए भैया विकल्प बेटा आराम से सावधानी से टिक लगाना है आपको, 5 कामा -2, तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 18 है हमारा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है एक समतल मैदान पर यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के अनुरूप 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी जो इसकी छाया है ऊंचाई की अनुरूप 3 गुनी है। यहाँ पे थोड़ा समझिए, प्रश्न नंबर है हमारा 18। तो प्यारे बच्चों ये मीनार है, ये मीनार की छाया है, ठीक इस प्रकार। तो मान लो मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h है तो इसकी छाया अनुरूप 3 गुनी है इस प्रकार। तो ए बी सी ये हमारा उसका क्या उसका उन्नयन कोण यहाँ से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan लगा दीजिए, tan होता है लंब बटा आधा, तो h बटा अनुरूप 3h। तो प्यारे बच्चों h से h कट जाएगा तो 1 बचेगा, tan थीटा बराबर 1 बटा अनुरूप 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये tan थीटा, यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए ये मान किसका है, tan 30 का है। तो ये tan से tan चला जाएगा तो थीटा बराबर निकलेगा हमारा 30 अंक। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से खंड बा चालू होगा हमारा। तो खंड बा का प्रश्न नंबर का है, उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृत ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा यहाँ पर कैसे इसको हल करना है हमें। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए खंड बा पहले का बेटा देखिए प्रश्न नंबर सही डालना पेपर में बता रहा हूँ, पहले का ऐसे करके। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका हमें विभक्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 6 हो जाएगा और c बराबर 5 हो जाएगा। तो इसका d निकालना है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान -6 का वर्ग माइनस 4, a का मान 4 और c का मान 5। तो ये तो बन जाएगा 36, ये माइनस आपका बनेगा 4 चौक 16 और 16 पंजे 80। तो यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर रहेगा 7, 44 बचेगा माइनस का। और जब d का मान माइनस होता है हमारा, d का मान माइनस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे मूल कैसे, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है, ऐसे लिख लीजिए आप। मूल काल्पनिक है, ये लिख दो मूल काल्पनिक है, या कोई वास्तविक मूल नहीं है ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो मूल काल्पनिक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर पहले का गा, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है cos a माइनस बी बराबर √3/2। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया हुआ है sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो हमें थीटा यानी a और b का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा चाहिए हमें। चलिए समझिएगा। तो देखो यहाँ पर cos है प्यारे बच्चों, cos है तो cos में ही देखिए ये मान किसका है, तो cos a माइनस बी बराबर, यहाँ पे cos है तो cos में ही देखिए √3/2 किसका है, तो ये हमारा है cos 30 का मान। तो प्यारे बच्चों cos से cos चला जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30, ये बनेगा समीकरण नंबर 1। इसको देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो साइन a प्लस बी बराबर साइन 60 का मान है ये। तो ये साइन से साइन चला जाएगा तो a प्लस बी बराबर 60, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब इन दोनों को हल करेंगे
तो a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, कट जाएगा। तो 2a बराबर हो जाएगा 90, तो 2 एकन 2, तो ये बनेगा 45। तो a बराबर निकला 45। तो ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो। 2 में रखने पर तो a की जगह 45 लगा देना यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। 45 को उधर भेजो तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 15 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न हो गया हमारा फिनिश। अब इसके बाद अब यहाँ से देखिए इसका जो घा घड़ी है बेटा, इसका माध्यक अपने आप निकालिए। अब इसके बाद इसका 5वां है उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसको लगाते हैं साइड पे। तो हमें लिख लेना है प्रश्न नंबर पहले का यहाँ खाली। चलिए समझिएगा भाई इसको। तो देखो जब भी संख्या पर आधारित प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले लिखना है माना इकाई का अंक, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। ठीक, तो नई लाइन से अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या 10x प्लस y। ठीक है, ये हमारी अभीष्ट संख्या बन गई है। तो x y के मान निकाल के इसी में रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न को देखिए जरा, प्रश्न क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि इनके अंकों का योग। तो हमें लिखना x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना, तो 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 का गुणा कर दीजिए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका यानी देखो इस संख्या का 9 गुना, फिर इसके अंक पलटो, इसके अंक पलट के 2 गुना कर दो। तो देखो 10y और प्लस x, अंक पलट दिए और इसका 2 गुना, ये आपस में कैसे बराबर है। अब इसको हल करिएगा तो इसका गुणा करिए तो 90x और प्लस 9y। चलिए ये हो जाएगा 20y और प्लस 2x। अब x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो। तो ये तो बना हमारा 90x माइनस का 2x, ये 20y और माइनस का 9y। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 11y बचेगा ना हमारा, 11y, तो 11y और बराबर यहाँ पे 88x बचेगा इस प्रकार। तो 11 एकन 11 और 11 अट्ठे 88, तो y बराबर निकला 8x। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए, 1 में रखने पर, यानी कि y बराबर 8x है, तो ये वाला मान कहाँ लगाएंगे, 1 में लगा देंगे। तो 1 हमारा ये है, तो यहाँ पर क्या करना, y की जगह पे 8x लगा देना यहाँ पर। तो ये बन जाएगा ax प्लस 8x और बराबर 9। तो ये प्यारे बच्चों 9x बराबर कितना बन जाएगा, 9x बराबर 9, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर 1। अब एक काम करिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, 2 ऐसे करके, तो अब यहाँ पे लिखिए 2 में रखने पर, तो जो हमारा x बराबर 1 निकला तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा ये 8 गुणा 1, तो y बराबर 8। तो प्यारे बच्चों x और y के मान मिल गए, तो अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर है हमारी 10x प्लस y। मान लगा दीजिए, तो 10 गुणा 1 और y का मान 8, तो ये 10 एकन 10 और प्लस 8, तो y का मान 18 निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये प्रश्न कौन सा था हमारा, पहले का यहाँ था। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब प्रश्न नंबर 4 चम्मच इसमें बहुलक ज्ञात करना, इसको भी अपने आप करिए। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर, इसका मासा निकाल दीजिए, भाग बीज से निकाल दीजिए मासा। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये आपका खत्म हो गया है, लेकिन आप जो कक्षा 4 या 5 में भाग बीज से मासा निकालते तो वैसे ही निकाल दीजिए, इसका आंसर निकल के आ जाएगा।
घाघड़ी दिखेगा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा इसको। तो पहले प्रश्न नंबर आ गया हमारा दूसरे का खरगोश, और बेटा कबूतर छोड़ दिया हमने, ठीक है, खरगोश बता रहा हूँ। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक ये हमारा राजमार्ग है, और ये राजमार्ग कहाँ तक जाता है? मीनार तक जाता है। और प्यारे बच्चों ये हमारी एक मीनार है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ठीक, यहाँ पर बैठा, और ये कार हमारी यहाँ पर है। तो ऊपर से इसने इस कार को देखा, तो जो हमारा कोण बना वो कितने का बना? 30 अंश का। ये कार चल रही है, ठीक, रुकी नहीं है, तो इसको यहाँ से बढ़ा दीजिए, तो ये भी हमारा 30 अंश का बन गया। अब इसके बाद कार यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड का समय लगा, 6 लिख दिया। फिर कार का उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो ये वाला बना हमारा 60। तो हमें ये बताना है, अब कार यहाँ पर आ गई, अब हमें ये बताना है कि कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी। तो मान के चलने 1 सेकंड का समय लेगी। और इसके बाद इसकी ऊंचाई भी नहीं दी है, तो यहाँ पे एच कर ली दी है, तो चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर ई। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण 30 है, और ये वाला हो जाएगा हमारा 60, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें लिखना है माना एसी एक राजमार्ग है, तथा सीडी एक मीनार है, अब प्रश्न को हल करना। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेना है BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। तो tan 60, तो ये बन जाएगा AH बटा AX, ठीक है। और tan 60 का मान √3, तो AH बटा AX, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें, तो AH बराबर निकलेगा हमारा √3x, इतना। अब लेना समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, तो यहाँ पे लिखना है tan 30 बराबर। तो प्यारे बच्चों देखो ये पूरा AH बटा 6 + x, हमें क्या लिखना है? AH बटा 6 + x। tan 30 का मान 1 बटा √3। हमें देखो इस प्रश्न में इस x का मान ज्ञात करना, ठीक है। यानी कार भी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा ये बताना, अर्थात x का मान निकालना। x का मान निकालने के बाद छोड़ देंगे प्रश्न को हम। तो h का मान देखो, h का मान ये रहा √3x बटा 6 + x। अब इसका गुणा इसमें करिए तो ये 3x बन जाएगा, और इसका इसमें करिए तो 6 + x रहेगा। इस x को ले आइए इधर, तो 3x - x बराबर 6, तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 6। अब यहाँ पे करिए कतल, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो x बराबर 3 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। चलिए समझिए भाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ बिंदुओं इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, इसको कैसे हल करते हैं देखिएगा आप। तो यहाँ पर लिख लें हम, प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का गा गमला। यहाँ पे एक रेखाखंड बनाना आपको इस प्रकार, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है वो बिंदु किनारे पर रहते हैं, ठीक है, A और B।
अब यहाँ पे -2, यहाँ पे लिखना है हमें 2, 8। अब इसके बीच के यानी इसके 4 बराबर भाग करने हैं आपको। देखो मान लो ये हमारा मध्य बिंदु, यहाँ पे कर लो P। अब इन दोनों के बीच में PQ, यहाँ पे लिख लो R। ठीक, अब आप यार बच्चों ये बताइए, ये जो देखो ये चारों दूरी हमारी बराबर हैं, ये चारों दूरी कैसी हैं, बराबर हैं। तो देखो AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कौन है, P है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, और मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं भैया x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब यहाँ पे देखो AB लिखा, AB, तो ये वाले दोनों बिंदु रखे जाएंगे। यहाँ पर मान लगा दीजिए भाई, x1 का मान -2 और x2 का मान 2 और बटा 2, y1 का मान 2 और y2 का मान 8 और बटा 2। अब यहाँ पे इसको हल करिएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये 0 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 बटा 2, तो 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो ये बनेगा 0,5। तो एक आंसर ये निकल के आ गया। तो आपको यहाँ पे लिख देना 0,5। अब आगे देखिए, अब प्यारे बच्चों ये Q है, Q किसके बीच में, A और P के बीच में है। तो लिखेंगे AP का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, सॉरी Q के निर्देशांक। तो नई लाइन से लिखिएगा AP का मध्य बिंदु, AP का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र आपको ऊपर बता चुका हूँ, x1 + x2 बटा 2, y1 और +y2 बटा 2। ये हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। अब देखो मैंने AP लिखा बेटा, अब A के निर्देशांक, ये A के निर्देशांक है -2, और यहाँ पर P है, क्या P है, तो P के निर्देशांक 0,5 है। तो आपको 0,5 यहाँ पे लगा देना है। अभी यही वाले मान यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो x1 का मान -2, x2 का मान 0 बटा 2, y1 का मान 2 और y2 का मान 5 और बटा 2। इसको हल करिएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो अरे भाई -2 पे 2 का भाग लगे तो -1, 7 बटा 2। अरे इतना तो आता ही होगा आपको यार, क्या हम आपको एक लाइन बताएं क्या बैठाल के। अब इसके बाद इस R का चाहिए, तो लिखेंगे PB का मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखना है मैंने लाइन से PB का मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो यही सूत्र लगाना है आपको, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब ये वाले मान लगा दीजिए सब। तो देखो यहाँ पे P के निर्देशांक हैं, आप पीछे कॉपी में अपने पलट के देख सकते हो, 0,5, और B के निर्देशांक हैं 2,8। ठीक है, मान लगाइए, x1 का मान 0 और x2 का मान 2 बटा 2, y1 का मान 5 और y2 का मान 8 बटा 2। इसको हल करिएगा तो ये 2 बटा 2 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 13 बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आंसर हम अनसोल्ड में मैच कर लें एक बार, क्योंकि कुछ आंसर गलत भी होते हैं। पहला आंसर है हमारा 0,5 -1, 7 बटा 2 और 1, 13 बटा 2। तो चलो ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से। अब आ गया प्रश्न नंबर घाघड़ी। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग इतना हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ये बताना हमें। चलिए प्रश्न तो देख लिया, अब इसे कैसे करना वो देखेगा। तो यहाँ पे प्रश्न लिख लें, दूसरे का घाघड़ी। तो देखो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न का हर लिखो, ठीक, भिन्न का हर बराबर x। ठीक है, तो अंश जो है ना बेटा, हमारा अंश है हर से 3 कम है, तो x - 3 ये हमारा अंश बन गया। देखो एक बात समझो,
एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, हर से 3 कम है कौन? अंश। तो हर को मैंने x कर लिया तो अंश बन गया x-3। अब आपको पता भिन्न क्या होती है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, तो x-3 और बटा x। तो प्यारे बच्चों ये हमारी है मूल भिन्न। ठीक, अब प्रश्न क्या कर रहा है वो देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो x-3 और x इसमें भी 2 जोड़ दो और भैया इसमें भी 2 जोड़ दो। ठीक, ये हमारी मूल भिन्न है और मूल भिन्न में अंश और हर में 2 जोड़ दिया हमने। ठीक, अच्छी बात। फिर आगे क्या कर रहा है? तो नई भिन्न, यानी ये वाली हमारी एक नई भिन्न बन गई और मूल भिन्न का योग। ये देखो सुनिए एक बात, फिर ये हमारी मूल भिन्न है, लिखना चाहो तो आप लिख लो मूल भिन्न। ठीक है, इस मूल भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें तो ये हमारी एक नई भिन्न बन गई है। तो नई भिन्न और मूल भिन्न का योग यानी x-3 बटा x, इन दोनों का योग कितना है? 29/20 है। अब इसको हल करिए, तो जब इसको हल करेंगे तो प्यारे बच्चों ये बनेगा ax-1 और ax+2 बराबर ax-3 और बटा x और बराबर 29/20। चलिए काम करिए। अब यहाँ से देखो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करेंगे तो x² - x बन जाएगा। ठीक, x² - x, तो यार यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। अब इसका गुणा करेंगे तो पहले x का गुणा इसमें करिए, तो x का x में करेंगे x², फिर x का 3 में करेंगे तो -3x। अब प्लस 2 का करिए तो बन जाएगा 2x - 6। इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। अब इसका इसमें करिए, तो जब इसका इसमें करेंगे तो x² और प्लस का 2x बराबर ये बन जाएगा 29/20। अब यहाँ पे कुछ देखो हो रहा है, इन दोनों को जोड़िए, x² 2x² माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ें तो -4x और माइनस के 4x में से 2x चला जाएगा तो -2x बचेगा और ये -6 बटा यहाँ पे हो गया x² + 2x और बराबर 29/20। अब यहाँ पर भी कैसे गुणा करिए आप, तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा हमारा 40x² और जब इसका इसमें करेंगे तो ये 40x बनेगा और इसका इसमें -120 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो ये 29x², इसका इसमें करेंगे तो ये 58x हो जाएगा। अब इनको पक्षांतर करिए, तो इसको दलाएंगे तो ये 40x² और माइनस का 29x² हो जाएगा हमारा। ठीक, और माइनस का 40x, इसको दलाई तो माइनस का 58x और माइनस का 120 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 11 बचेगा, 11x²। तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा तो जुड़ के हो जाएगा 98 x और माइनस 120 और बराबर 0। अब यार बड़ा खतरनाक बन गया, इसका गुणा इसमें करिए। चलिए गुणा करके दिखा दूं मैं आपको इधर। तो देखिए बेटा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे यानी 120 का गुणा 11 में करेंगे तो आएगा 1300, यहाँ पे 1300 लिखा हुआ। ठीक है, 1320 और 1320 के हमने काट लिए गुणनखंड। अब 1320 के ऐसे गुणनखंड काटिए, 1320 के ऐसे गुणनखंड काटिए, घटाने पर 98 मिले तो देखिए समझिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा 11 पन्ना 55 और 55 दूनी 110, तो 110 ये लिख लिया हमने। और बचा कितना हमारा, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये 12 बचा हुआ। ठीक है, अब 110 में से 12 घटाएंगे, 110 में से 12 घटाएंगे तो 98 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखना हमें 11x² माइनस x, तो यहाँ पे लिखना पहले 110 माइनस का 12 और माइनस का 120 बराबर 0। तो 11x² अंदर गुणा करेंगे इसका तो ये बनेगा 110x और ये प्लस का 12x माइनस का 120 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम 11x कॉमन लेंगे, तो जब 11x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 10, यहाँ से प्लस का 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पर भी 10 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 10, फिर ये 11x प्लस का 12 बराबर 0। तो x माइनस, यानी यहाँ पे x माइनस 10 तो x बराबर 10 निकलेगा और यहाँ से x बराबर निकलेगा हमारा माइनस का 12/11। तो प्यारे बच्चों माइनस का उत्तर आपको पता अमान्य हो जाता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अमान्य। तो x का मान कितना 10 है, तो यही वाला काम करेगा। तो जो हमारी भिन्न है तो यहाँ पे लिखिए भिन्न बराबर
शुरुआत में भिन्न मैंने लिखी थी एक्स माइनस 3 बटा एक्स, तो एक्स का मान कितना 10 है, तो 10 माइनस 3 और बटा 10, ठीक 10 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 7 बटा 10। तो ये प्रश्न का आ गया आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। इसका एक बार आंसर मिला लें। ठीक सही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला देखिएगा। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 4 चम्मच, इसका माध्य अपने आप याद करिए आप, ठीक है। देखो इसमें जो केंद्रीय परिवृत्त की माप है यानी समांतर माप से कितने सवाल आ गए यार बताइए। देखो 2 नंबर का ये है 4 6 6 2 8 और 8 के बाद ये देखो 8 1 9 9 के बाद एक ये 9 1 10, बताओ 10 नंबर का आ गया इससे, ठीक। तो भैया समांतर माध्य बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3, इसको देखिएगा आप लोग, इसको जरा ध्यान समझिए। त्रिभुज से है सवाल। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये करना है, ठीक है। चलिए भाई इसको लगाते हैं साइड पे। अब हल कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे लिख लें प्रश्न नंबर बेटा आ गया 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। एक छोटा त्रिभुज बनाएंगे और एक बड़ा त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखना हमें ए बी सी और इसमें लिख लो डी ई और ये एफ। तो प्रश्न कह रहा है देखो इसके ये वाले दोनों कोण बराबर कर लो, ये दोनों कोण बराबर हमारे, ठीक। प्रश्न में दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में तो कोण ए बराबर कोण डी, इस ये प्रश्न में दिया हुआ, ठीक है। और इन कोणों से निर्गत भुजाएं यानी एक ये वाली भुजा, यानी निर्गत का अर्थ है इन कोणों से निकलने वाली भुजा, एक ये वाली भुजा और एक ये भुजा और एक ये भुजा समानुपात में है। तो यहाँ पे लिखना है ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ये हमें दिया हुआ, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए समझिएगा बात। तो यहां से नई लाइन से लिखना है उपपत्ति। उपपत्ति में लिखना है सबसे पहले रचना। रचना में क्या लिखेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, भुजा डी ई तथा डी एफ पर 2 बिंदु क्रमशः पी क्यू इस प्रकार स्थित हैं, ठीक है। देखो समझो यहाँ पर हमें 2 बिंदु लेने, ठीक है। ये 2 बिंदु कैसे होंगे अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पे लिख लो P और यहाँ लिख लो Q, ठीक। और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो ये वाले 2 बिंदु इस प्रकार लेंगे, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक। इस प्रकार स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे हम, इस प्रकार स्थित हैं DP बराबर AB, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है, तथा DQ बराबर AC, ठीक। यानी ये दोनों बिंदु इस प्रकार स्थित हैं, इस वाली भुजा यानी इसके बराबर ये वाली भुजा और इसके बराबर ये वाली भुजा है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे कोण A बराबर कोण D तो पहले से दिया हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांसम, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ABC
सर्वांसम त्रिभुज डी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए। किसके आधार पे हो गए? दो भुजाएं और एक कोण, तो आपको लिखना एस ए एस के आधार पे सर्वांसम हो गए हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए, तो भाई संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो ये तो इसके बराबर है ही, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें लिखना है तब कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण पी, और कोण सी बराबर कोण क्यू। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है भाई? अब प्यारे बच्चों, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नई लाइन से लिखना है अतः पी क्यू समांतर ई एफ। और जब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी प्यारे बच्चों, जब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा। ये संगत कोण होंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम कोण P बराबर कोण E, कोण P बराबर कोण E, इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक, फिर नई लाइन से इसी के नीचे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 3 से। तो 1 3 को देखिए, जो चीज बराबर है उसको हटा दो, तो ये P से P चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण B बराबर कोण E, इस प्रकार। अब इसी के नीचे इसी के सामने लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो संगत कोण है हमारे। ठीक है, देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण AF बराबर कोण Q। क्या लिखना है हमें? इसी की थोड़ी दूरी बना के लिखना है हमें, कोण AF बराबर कोण Q। इसको समीकरण नंबर 4 कर लीजिए। अब यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से। तो जो चीज बराबर है उसे हटा दीजिए, तो क्यू को हटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहा है, थोड़ा समझिए। यानी कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, अर्थात कोण बी बराबर कोण ई, यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। फिर इसके बाद कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ, तो इसका मतलब देखो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, और ये कोण इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। क्यों? संगत कोण कैसे हैं? बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के आधार पर। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का, अथवा इसको देखिएगा। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, देखो नाव या मोटर बोट यानी धारा की चाल हमेशा कम होती है और मोटर बोट या नाव की चाल हमेशा अधिक होगी, ध्यान रखिएगा। तो धारा की चाल मोटर बोट की चाल से हमेशा कम होगी, यानी धारा की कम होगी और मोटर बोट की अधिक होगी। तो हमें यहाँ पे धारा की चाल ज्ञात करनी है। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का, अथवा तो यहाँ पे लिखना है माना धारा की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारी मोटर बोट की जो चाल है वो कितनी है? मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल बराबर दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार ये। तो इसको आगे रखेंगे और इसको पीछे रखेंगे। तो हमारी जो दूरी है, यहाँ पे दूरी भी लिख लो भाई, दूरी हमारी है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर आने जाने की बात करेंगे, ठीक है।
अब ध्यान समझिए, तो एक चित्र के माध्यम से आपको समझा दूं मैं। ठीक, ये मान लो हमारी नदी है। क्या है ये बेटा? नदी है और इसमें पानी बह रहा है। ये पानी किधर जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमारी दूरी, मान लो ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली हमारी दूरी है। ये हमारी जो दूरी है वो कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी दूरी 24 किलोमीटर है। जब नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी, यानी जब मोटर बोट धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों की चालें जुड़ेंगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल तो जुड़ जाती है। ठीक है, और मोटर बोट की चाल हमेशा आगे रखेंगे तो 18 + x। ठीक है, आगे लिखना चाहो तो लिख दो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अब जब यहां से वो यहां जाए कितना समय लगेगा? तो समय बराबर सूत्र होता है हमारा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये प्यारे बच्चों हमारा समय होता है। ठीक है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ये वाली दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर है, तो यहाँ पे T1 कर लो। ठीक है, 24 किलोमीटर। चाल हमारी कितनी है? 18 + x। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे जब ये यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से वापस आ रहा है, ये यहाँ से वापस आएगा तो चालें घटेंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल बराबर 18 - x, इसके पीछे लिख देना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा समय लगेगा, तो यहाँ पे लिखना है T2 बराबर चाल, यानी दूरी हमारी वही है, चाल हमारी चेंज होगी 18 - x। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, देखो प्यारे बच्चों, जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो समय इतना लगेगा, और जब धारा की दिशा में लौट के आएगा तो समय इतना लगेगा। अब आप ये बताइए किसको समय अधिक लगेगा और किसको समय कम लगेगा? देखो, जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो इसको समय कम लगेगा, और जब ये धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो इसको समय अधिक लगेगा। तो इसमें से इसे घटाना है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना। अरे भैया, इसको समय अधिक लगेगा क्योंकि इसकी चाल कम हो गई है, और इसको समय कम लगेगा क्योंकि इसकी चाल ज्यादा हो गई है। तो बराबर 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक, 1 घंटा अधिक, तो एक ही लिख दिया। T2 का मान कितना है? 24/18 - x, और माइनस T2 का रेट, सॉरी माफ कीजिए, T1 करिए यहाँ पर, और T1 का मान है 24/18 + x, और बराबर 1। ऊपर से 24 कॉमन ले लीजिए। जब ऊपर से 24 कॉमन लेंगे तो 1/18 - x, और -1/18 + x, और बराबर 1। ऊपर से मैंने 24 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये 24, और जब प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे तो 18 + x। अब जब इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस चिन्ह है ना, इन दोनों के चिन्ह बदल देगा, तो -18 + का x, ऐसे करके। अब बटा ये देखो, एक बार देखो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 18 का वर्ग 324, और -x², ये 324 लिखा हुआ। ठीक है, और बराबर 1। अब यहाँ से करिए कतल, जे 18 से 18 कट गया हमारा। अब यहाँ से हम दूसरा पेज लगा लें। तो यहाँ पे जो बचा हुआ पहले इसको लिख लो। यहाँ पे बचा हुआ 24, तो प्यारे बच्चों ये ax और x 2x बटा 324 माइनस x² बराबर 1। ठीक, अब इसका अंदर गुणा करिए तो 24 दूनी 48, तो ये बन जाएगा 48x बटा 324 माइनस x² और बराबर 1। तो इसके नीचे कर लो, तो इसका इसमें, तो 48x बराबर हो जाएगा हमारा 324 और माइनस x²। इन दोनों को इधर ले आइए, तो पहले तो x² लिखिए, तो x² प्लस का हो जाएगा ना, और प्लस का 48x और माइनस का 324 और बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 324 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 48 मिले, घटाने पर 48 मिले। चलिए देखिए इसको कैसे कर देंगे हम।
तो 324, 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 3 से काटो, ये 27 हो जाएगा हमारा। ठीक, इतना ही करिए। अब यहाँ पर क्या है देखो, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, तो 54 गुणा 6 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखना एक्स, तो 54 माइनस 6 और माइनस का 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इसका अंदर गुणा करिए, तो 54 एक्स और माइनस 6x और माइनस 324 बराबर 0। यहाँ से कामन लीजिए, जब x कामन लेंगे यहाँ पर तो x प्लस 54 हो जाएगा। यहाँ से माइनस, देखो गलती कर दी यार मैंने, कहाँ पर गलती की है, हाँ ठीक है, माइनस का 6 कामन लेंगे, तो जब यहाँ से माइनस का 6 कामन लेंगे तो x माइनस, देखो 6 पंजा 30, 2 बचा हुआ है और 6 चौक 24 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पे लिखना है हमें x प्लस 54 और x माइनस 6 बराबर 0। तो x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 54। अब आपको पता है ये वाला उत्तर हमारा अमान्य हो जाता है, और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न निकल के आ गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों लास्ट में एक बार आपसे कहना चाहते हैं भैया, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।